जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोमीटर के बारे में। यदि आपने फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट या ITI की किसी भी ट्रेड से आपने ITI किया है तो आपको माइक्रोमीटर के बारे में संपूर्ण जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। यदि आपको माइक्रोमीटर के बारे में टोटल जानकारी नहीं होगा तो आप माइक्रोमीटर के द्वारा आप यहाँ पर किसी भी जॉब या वर्कपीस को मेज़र नहीं कर पाएंगे, माप नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको माइक्रोमीटर के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि इसका माप कैसे लिया जाता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट्स का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिटेल में माइक्रोमीटर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ITI तोमर टेक्नो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के राइट साइड कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसको दबा देना और दबाने के बाद जो नोटिफिकेशन का जो बेल होता है उसको ऑन कर देना, जिससे भी जब भी हम नया वीडियो पब्लिश करेंगे तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पर नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। दोस्तों, हम माइक्रोमीटर के सबसे पहले इसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह हमारा फ्रेम होता है जो कि कास्ट स्टील का बना होता है और इसी फ्रेम के ऊपर हमारा माइक्रोमीटर का साइज और जो है लिस्ट काउंट लिखा होता है। यह हमारा एनविल होता है जो कि माप लेते समय वर्कपीस को एक तरफ से सहारा देने के लिए किया जाता है। यह स्पिंडल होता है। इस स्पिंडल पर 0.5 mm की पिच में हमारी चूड़ियाँ कटी होती है। यह हमारा क्लैंप होता है। क्लैंप का प्रयोग माइक्रोमीटर के द्वारा जब हम माप लेते हैं उसको लॉक करने के लिए करते हैं। स्लीव जो होता है इस पर हमारे मेन डिवीज़न बने होते हैं और यह हमारा थिम्बल होता है और यह थिम्बल डिवीज़न पर बनी हुई ग्रेजुएशनें होती है और यह हमारा रैचेट स्टॉप होता है जिसका प्रयोग यूनिफॉर्म प्रेशर को माइक्रोमीटर के द्वारा माप लेते समय यूनिफॉर्म प्रेशर को सुनिश्चित करने के लिए या दबाव देने के लिए इसका प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों, माइक्रोमीटर के बारे में हम आगे एक एक पार्ट्स के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और इसके बाद नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, माइक्रोमीटर जो हमारा होता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइक्रोमीटर की जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वो क्या होती है। माइक्रोमीटर जो होता है वह रेखीय माप लेने वाला एक सूक्ष्म मापी यानी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है। और यदि माइक्रोमीटर की आविष्कार की बात करें तो माइक्रोमीटर का जो आविष्कार है, माइक्रोमीटर का आविष्कार सन 1848 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक जीन पाल्मर नामक वैज्ञानिक ने जो माइक्रोमीटर का जो है वो आविष्कार किया था। नेक्स्ट आता है माइक्रोमीटर का अर्थ। माइक्रोमीटर का जो अर्थ है वो क्या होता है। माइक्रोमीटर जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है माइक्रो, सेकंड होता है प्लस। माइक्रो प्लस मीटर दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें से माइक्रो शब्द का जो अर्थ होता है वह सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म यानी फाइन या प्रिसीजन होता है। मीटर का जो अर्थ होता है वह पैमाना या मापना होता है। नेक्स्ट सिद्धांत है कि माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत है वह क्या है। माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत है वह लीड और पिच के सिद्धांत पर बनाया जाता है तथा नट और बोल्ट की तरह कार्य करता है। नट और बोल्ट की तरह कार्य क्यों करता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा जो स्पिंडल होता है, उस स्पिंडल का जो आगे का भाग होता है वो प्लेन होता है और पीछे के भाग पर हमारी चूड़ियाँ कटी होती है जो कि 0.5 mm की पिच में कटी होती है। और उसके बाद हमारा एक भाग जो होता है वो थिम्बल होता है। थिम्बल का जो पार्ट होता है, उस थिम्बल के भाग में अंदर के साइड में हमारा एक नट बना होता है और इस नट में भी 0.5 mm की पिच में चूड़ियाँ कटी होती हैं। तो जो हमारा जो थिम्बल होता है वह नट का कार्य करता है और जो स्पिंडल होता है वह हमारा बोल्ट का कार्य करता है। इसीलिए जो माइक्रोमीटर का जो वर्किंग सिद्धांत है वह नट और बोल्ट होता है। नेक्स्ट लिस्ट काउंट है। माइक्रोमीटर का जो मीट्रिक में लिस्ट काउंट होता है वह 0.01 mm होता है। वहीं ब्रिटिश में 0.001
इंच होता है। नेक्स्ट हमारे माइक्रोमीटर के पार्ट्स है जो कि मैंने पहले भी बता दिए हैं। पार्ट्स इस प्रकार है, हमारा फ्रेम होता है, एनविल होता है, स्पिंडल होता है, बैरल या स्लीव होता है, थिम्बल होता है, रेस्टेड स्टॉप एंड लॉकिंग स्क्रू होता है। एक एक करके वन बाय हम यहाँ पर इसके पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो पार्ट्स है वो हमारा फ्रेम है। फ्रेम जो होता है वो कास्ट स्टील या फोर्ज स्टील का बना हुआ भाग होता है जो कि अंग्रेजी के सी अक्षर में होता है और इसी पर हमारा जो है साइज लिखा होता है माइक्रोमीटर के ऊपर कि माइक्रोमीटर का साइज और रेंज लिखा होता है। और इसी फ्रेम के ऊपर लेफ़्ट साइड में हमारा एनविल बना होता है और राइट साइड में हमारा स्पिंडल जो है वो जुड़ा रहता है। नेक्स्ट हमारा एनविल है। एनविल फ्रेम के बाएं सिरे पर स्थित इनवायर स्टील का बना हुआ होता है और इसके जो फेस है उसके फेस को घिसावट रोधी बनाने के लिए टंगस्टन कार्बाइड का ब्रेज विधि द्वारा यहाँ पर जोड़ा जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा स्पिंडल है। यह फ्रेम के दाएं सिरे पर स्थित इनवायर स्टील का बना हुआ भाग होता है जो कि थिम्बल के साथ जुड़ा रहता है। इसका पीछे वाला जो भाग होता है वह थ्रेडेड होता है, आगे वाला जो भाग होता है वह हमारा प्लेन होता है और इस पर जो थ्रेड बने होते हैं वह बी थ्रेड होते हैं जो कि राइट हैंड सिंगल स्टार्ट होते हैं और राइट हैंड थ्रेड कटे होते हैं। इसमें जो टोटल जो थ्रेड कटे होते हैं यह मान के चलो हमारा स्पिंडल है, आगे वाला भाग प्लेन है, इसके पीछे के जो भाग पर जो थ्रेड कटे होते हैं यह टोटल 25 mm लंबाई में कटे होते हैं जो कि 25 थ्रेड यहाँ पर कटी होती है। 25 mm लंबाई में 50 थ्रेड कटी होती है। 25 mm लंबाई में 50 थ्रेड कटी होती है और एक थ्रेड का जो पिच होता है वो 0.5 mm का पिच होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा बैरल है। यह इनवायर स्टील का बना हुआ एक खोखला भाग होता है। स्लीव की बाहरी सतह पर डेटम रेखा एवं ग्रेजुएशन अंकित होती है। स्लीव या बैरल जो होता है इस पर हमारी 2 ग्रेजुएशन अंकित होती है। इस पर टोटल जो ग्रेजुएशन होती है वो 25 mm में टोटल ग्रेजुएशन होती है जो कि 1 से लेकर 25 होती है। इसके जो एक डिवीज़न होता है, इसका जो एक डंडा होता है उस डिवीज़न का जो मान होता है वह 1 mm होता है और इसके एक 1 mm डिवीज़न को 2 बराबर भागों में बांटा रहता है जिसको हम यहाँ पर सब डिवीज़न कहते हैं। यानी इस पे 2 प्रकार की डिवीज़न बनी होती है। पहला जो होता है वह मेन डिवीज़न होता है, सेकंड जो होती है हमारी यहाँ पर वह सब डिवीज़न होता है और इस सब डिवीज़न का जो मान होता है वो 1/2 या 0.5 mm होता है। दोस्तों जो मैं डिवीज़न बता रहा हूँ मैं इस डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, यह हमारा स्लीव है। इस स्लीव पर ऊपर की ओर जो डिवीज़न है यह हमारा मेन डिवीज़न है और नीचे की ओर जो डिवीज़न है यह हमारा सब डिवीज़न है और यही सब डिवीज़न 0.5 mm में हमारा यहाँ पर इसको बांट दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो पार्ट है वो थिम्बल है। यह भी इनवायर स्टील का बना होता है जो कि स्पिंडल के साथ जुड़ा रहता है। स्पिंडल को आगे पीछे गति करने पर थिम्बल को जो गति दी जाती है, स्पिंडल को जो गति दी जाती है वह थिम्बल के माध्यम से ही दी जाती है। बेसिकली मान के चलो यदि हमको जो स्पिंडल है उसको आगे पीछे करना है तो उसको आगे पीछे करने के लिए हमको जो थिम्बल है जो कि यहाँ पर राउंड होता है उसको हमको यहाँ पर घुमाना होता है, जब भी हमारा जो है स्पिंडल है वो आगे पीछे हमारा मूव करता है। और इस पर हमारे टोटल जो ग्रेजुएशन बनी होती है वह 50 बराबर भागों में हमारी यहाँ पर 50 ग्रेजुएशन बनी होती है जो कि 50 बराबर भागों में बनी होती है और इसके एक डिवीज़न का जो मान होता है वह 0.01 mm होता है और यही हमारा माइक्रोमीटर का जो है लिस्ट काउंट भी होता है। कई बार एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माइक्रोमीटर की थिम्बल के एक डिवीज़न का मान क्या होता है। तो माइक्रोमीटर की थिम्बल की एक डिवीज़न का जो मान होता है
वह 0.01 mm यानी माइक्रोमीटर के लीस्ट काउंट के बराबर होता है। यानी एक थिम्बल डिवीजन का मान 0.01 mm होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा पार्ट है वो हमारा रैचेट स्टॉप है। यह इनवायर स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग माइक्रोमीटर से रीडिंग लेते समय या मापे जाने वाले कार्यखंड की सतहों के मध्य समान दबाव को सुनिश्चित करने के लिए रैचेट स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। रैचेट स्टॉप एक कैलिब्रेटेड टॉर्क के साथ फिट किया जाता है, जिसके कारण सतह के मध्य निश्चित दबाव लगाने के पश्चात यह स्लिप करने लग जाता है। जैसे दबाव हमारा पूरा हो जाता है वह स्लिप करने लगता है तथा स्पिंडल आगे बढ़ने से रुक जाता है और इसी के साथ रैचेट स्टॉप से जो है टर टर की आवाज़ आती है। जैसे ही टर टर की आवाज़ आती है तो वैसे ही हमारा जो रीडिंग है वो माइक्रोमीटर पूरा जो है वो जॉब के कांटेक्ट में आ जाता है। और जैसे ही जॉब के कांटेक्ट में आ जाता है और टर टर की आवाज़ कर देता है, वैसे ही रैचेट स्टॉप को जो है वह घुमाना बंद कर देना चाहिए और लॉकिंग नट के माध्यम से जो रीडिंग ली है उसको लॉक कर देना चाहिए। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारा लॉकिंग नट है। लॉकिंग नट का जो प्रयोग किया जाता है माइक्रोमीटर द्वारा ली गई माप को स्थिर करने के लिए लॉकिंग नट का जो है हम यहाँ पर जनरली प्रयोग करते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा माइक्रोमीटर की रेंज कि माइक्रोमीटर किन किन रेंज में मिलते हैं। तो माइक्रोमीटर जो होते हैं वो 0 से 25, 25 से 50 और 50 से 75, ऐसे ही 75 से 100 की रेंज में मिलते हैं। माइक्रोमीटर का जो रेंज होता है ये इसका स्टैंडर्ड रेंज है, इससे ज़्यादा इसका रेंज नहीं होता है। यदि बात करें पहले जो फर्स्ट रेंज का जो होगा वो 0 से 25 होगा, सेकंड का हमारा 25 से 50 होगा, ऐसे ही यह सीरीज जो है आगे बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग। माइक्रोमीटर पर पढ़ी जा सकने वाली निम्नतम माप को माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग कहते हैं। 0 से 25 mm साइज वाले माइक्रोमीटर का जो जीरो रीडिंग होगा वो हमारा 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि यह माइक्रोमीटर 0 से 25 mm तक का है और इसका जो जीरो रीडिंग है वो हमारा 0 होगा। ऐसे ही जो माइक्रोमीटर 25 से 50 mm रेंज में जो होगा उसका जो जीरो रीडिंग होगा वह 0 ना हो के 25 mm इसका जीरो रीडिंग होगा। 25 mm जीरो रीडिंग क्यों होगा? क्योंकि यह 25 से जो है मापना या मेजर करना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए इसका जो जीरो रीडिंग होगा वह 25 mm होगा। जो 0 से 25 mm का होगा उसका 0 होगा, 25 से 50 का होगा उसका 25 होगा और जो 50 से 75 mm का होगा, जो 50 से 75 mm का जो माइक्रोमीटर होगा उसका जो जीरो रीडिंग होगा वो 50 mm होगा। कई बार एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछ जाता है और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं क्योंकि उनका फंडामेंटल क्लियर नहीं होता है और वह जैसे दिया होता है कि 25 से 50 माइक्रोमीटर का जीरो रीडिंग होता है तो वह जीरो को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका यह क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पर माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि। माइक्रोमीटर के एनबिल और स्पिंडल आपस में मिलाने पर यदि माइक्रोमीटर थिम्बल की शून्य बैरल या स्लीव की डेटम लाइन के सीध में न होकर आगे या पीछे रह जाए तो माइक्रोमीटर में यह दोष शून्य त्रुटि कहलाता है। दोस्तों शून्य त्रुटि को मैं माइक्रोमीटर के फिगर के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो हमारा जो स्लीव है यह थिम्बल है। स्लीव का जो यह जो लाइन है, यह जो इधर की ओर जो पैरेलल जो लाइन जा रहा है यह लाइन और थिम्बल का जो यहाँ पर जो जीरो है, थिम्बल का यह जो जीरो लाइन है यह आपस में ऐसे कांटेक्ट में आना चाहिए। यदि यह आपस में, जब इसको हम माइक्रोमीटर को पूरा क्लोज करेंगे, जब यह लाइन हमारा यहाँ पर एक एक्सिस में होगा, यदि माइक्रोमीटर को पूरा क्लोज करने के बाद यह लाइन हमारा पूरा एक्सिस में नहीं होगा तो इसी त्रुटि को हम यहाँ पर जीरो त्रुटि कहते हैं, जीरो त्रुटि या शून्य त्रुटि कहते हैं। और यह शून्य त्रुटि भी जो है दो प्रकार की होती है। एक होता है हमारा पॉजिटिव त्रुटि यानी धनात्मक त्रुटि, पॉजिटिव एरर। माइक्रोमीटर के थिम्बल
का जो जीरो है या बैरल है और डेटम लाइन से पीछे यदि रहता है तो हमारा धनात्मक त्रुटि होता है, जिसको एक्चुअल रीडिंग में से हम यहाँ पर माइनस करते हैं। यदि बात करें हम यहाँ पर नेगेटिव एरर की यानी ऋणात्मक त्रुटि, यह जस्ट इसका अपोजिट होता है। यदि माइक्रोमीटर की थिम्बल का जीरो बैरल या स्लीव की डेटम लाइन से पीछे रह जाता है तो माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि होती है। इसे ठीक करने के लिए कुल रीडिंग के साथ हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। यदि हमारा कुल रीडिंग 15 mm आता है और 0.25 हमारा 0.25 हमारा नेगेटिव एरर आता है, तो इस नेगेटिव एरर को एक्चुअल रीडिंग में हम यहाँ पर प्लस कर देंगे तो हमारा जो एक्चुअल रीडिंग निकलेगा वो 1.5 यानी 15.25 हमारा टोटल रीडिंग निकलता है। तो इस प्रकार से ही इस रीडिंग को कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।